गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग पिछले क्लास में डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग इसके ग्रेडिंग के विषय में अध्ययन करेंगे, है ना। सिम्टम्स का ग्रेडिंग किस तरह से रखा गया है। हर एक लक्षण जो शरीर पर पैदा होते हैं, स्वस्थ शरीर पर हो या बीमार रोगी में हो, तो इसके लिए कुछ कंडीशन है। सभी लक्षण एक समान उत्पन्न नहीं होते हैं, चाहे आप ड्रग प्रूविंग कर रहे हो या आप किसी रोगी पर उस लक्षण को देख रहे हो। तो लक्षणों का कितना सही है और कितना गलत है और उसका महत्व क्या है, यह जानने का भी प्रयास किया गया है। हमारे स्टालवर्ड्स ने, जो पूर्वज हमारे रहे हैं, डॉक्टर बॉनिगसेंस, डॉक्टर केंट, डॉक्टर, ये सभी लोग इस बात से सतर्क रहे कि ये लक्षण जो किसी दवा का लक्षण हम किसी रोगी में देखते हैं तो क्या वह वास्तव में सही है या नहीं है ना। क्योंकि सत्यता की पहचान किए बिना दवा काम करेगा कि नहीं करेगा, ये दिमाग में शंका सभी का बना हुआ था। ड्रग प्रूविंग करते समय में लक्षण तो शरीर पर जो उत्पन्न हुए, कुछ रोगी में वह लक्षण आए, कुछ रोगी में लक्षण नहीं आए, और कुछ रोगी में सभी रोगी में कोई लक्षण आया। तो ड्रग प्रूविंग करते समय में जब सभी रोगी में, मान लीजिए 25 रोगी का अध्ययन कर रहे हो और 25 रोगी में एक जैसा लक्षण आया, तो उसे कहा गया कि यह बड़ा कंफर्म टाइप ऑफ द सिम्टम्स है। उसे कहा गया कि यह कंफर्म्ड, यह माने कि सत्यापित लक्षण है। अब ये प्रूव्ड लक्षण हुआ, माने प्रूविंग किया हुआ लक्षण हुआ। अब इस लक्षण के आधार पर जब रोगी में दवा दी गई तो वह रोगी में भी कंफर्म हुआ, है ना। तो इस तरह से कई एक तरह के रोगों में प्रूविंग करते समय में और दवा देते समय में, दो जगह पर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं दवा का। दवा एक स्वस्थ शरीर को दे रहे हैं और एक बीमार शरीर को दे रहे हैं। तो स्वस्थ शरीर में जो दवा दे रहे हैं, वह जो लक्षण, जो उस लक्षण के आधार पर हम बीमार रोगी को जो दवा दे रहे हैं, वह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी सत्यता की जांच की गई, है ना। तो इसके लिए सभी लोग अपने अपने क्लिनिक में जो अनुभव गैदर किए, इकट्ठा किए, उसके आधार पर लोगों में एक मत हुआ कि ये लक्षण जो है सो वास्तव में सही है। तो इसको कंफर्म सिम्टम्स बोला जाता है, यानी कि वो प्रूविंग में भी आया, रीप्रूविंग में भी आया और क्लिनिकल एप्लीकेशंस में भी आया, और एक लोगों ने नहीं देखा, कई एक लोगों में देखा, सभी लोगों ने देखा, ठीक है ना। तो यह लक्षण जो है सो आपका कंफर्म सिम्टम्स के रूप में आता है। जैसे लाइकोपोडियम के लक्षण हैं जो 12 बजे के बाद में दोपहर से बढ़ते हैं, तो इसको हम लोग कंफर्म सिम्टम्स मानते हैं, क्योंकि लाइकोपोडियम के सभी कंडीशंस में ये आफ्टरनून एग्रेवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह से आर्सेनिक के सिम्टम्स जो हैं, सो आपको रात को 12 बजे के बाद में कष्ट बढ़ता है, ये कंफर्म्ड माना गया। इसकी सत्यता लोगों ने रोगियों पर भी देखा। कई एक समय में ऐसा होता है, आप मैट्रिया मेडिका में पढ़ लेते हैं लक्षण को, रिपोर्टरी में से दवा का चुनाव कर लेते हैं, और जब दवा को रोगी पर देते हैं तो दवा काम नहीं करता है। लक्षण तो मैट्रिया मेडिका में लिखा हुआ है, आपने भी रोगी में वह लक्षण देखा, लेकिन वह काम नहीं करता है। तो ये तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंफर्म नहीं हुआ, है ना। आपके द्वारा कंफर्म नहीं हुआ, किसी ने कंफर्म किया था, किसी ने देखा था और किसी ने नहीं देखा था। ऐसा होता है। तो हम लोग को प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में, दवा के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में ऐसा होता है। एक बात का हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक दवा जो है सभी रोगी पर, स्वस्थ रोगी पर दिया जाता है, तो सभी रोगी पर एक समान लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं।
है ना, लक्षण में भिन्नता आ जाता है थोड़ा सा रोगी के सेंसिटिविटी के आधार पर, रोगी के सेंसिटिविटी के आधार पर लक्षणों में भिन्नता आ जाता है और रोग जो है सो आपको सही सब तरह से नहीं आता है। फिर रोगी का मेंटलिटी है, साइकोलॉजी है, सभी अलग अलग आते हैं। तो ये सारे चीज़ जो हैं सो आपको इस बात को ये होता है कि वो है। लेकिन कुछ लक्षण ऐसे होते हैं कि चाहे किसी भी तरह का मेंटलिटी हो, है ना, किसी भी तरह का मेंटलिटी हो लक्षण पैदा होगा ही, किसी तरह का पर्सनैलिटी हो लक्षण पैदा होगा ही। तो इसको हम लोग ग्रेड 1 सिम्टम्स मानते हैं, मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण माना जाता है ना। तो हम ग्रेड 1 ग्रेड 2 माने उसी लक्षण को उस लक्षण के अंदर में दवा को हम लोग ने ग्रेडिंग किया, है ना, चिकित्सकों ने ग्रेडिंग करना शुरू किया। और रिपोर्टरी में आप जाइएगा तो डिफरेंट ग्रेड के मेडिसिन आपको नजर आएंगे। एक कोई भी एक लक्षण को ले लीजिए, रूब्रिक्स को ले लीजिए, तो उसके अंदर में जो अगर मान लीजिए 25-30 दवा हैं तो सभी एक अक्षर में नहीं लिखे हुए हैं, अलग अलग अक्षर में लिखे जाते हैं, है ना, अलग अलग अक्षर में लिखे जाते हैं। तो जो सबसे मोटे अक्षर में लिखा हुआ है ना, मोटे अक्षर में लिखा है, उसका मतलब है कि वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वह सबसे कंफर्म सिम्टम्स है और सभी प्रूविंग में पाया गया था और उसको क्लिनिकली भी वेरीफाइड है ना। उसका ये मतलब नहीं होता है, बहुत लोग कहते हैं कि ये दवा अच्छी दवा है, ये खराब दवा है। अच्छी और खराब की बात नहीं होती है, उसका कंफर्मेशन की बात होती है। दवा का जो इंटेंसिटी है, दवा का जो ग्रेडिंग है, वह कितने लोगों में उसके लोकप्रियता के आधार पर है ना, कितने लोगों में देखा गया उसके आधार पर वह ग्रेडिंग किया गया। यह नहीं कि वह अच्छा है, ज़्यादा काम करता है या कम काम करता है। तो अगर ज़्यादा काम करता है और कम काम करता है के आधार पर करिएगा तो आप इसके बदले में वो दीजिए, उसके बदले में ये वो दीजिए, ऐसा नहीं होगा। जब भी दवा का चुनाव करेंगे तो हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर ही दवा का चुनाव करते हैं। जब टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर आप दवा का चुनाव करते हैं तो लक्षण आपके लक्षण का जो है इम्पोर्टेंस वह ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो ये बात हम लोगों ने देखा कि ये लक्षण के जो इम्पोर्टेंस जो हैं सो अलग अलग रोगी में अलग अलग ढंग से आता है। और उसके ग्रेडिंग इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका लोकप्रियता, उसकी इंटेंसिटी क्या है। तो यह ग्रेडिंग की शुरुआत डॉक्टर बॉनिगेसन ने अपने रिपोर्टरी ऑफ द एंटीसोरिक रेमेडीज में किया था। ग्रेडिंग का शुरुआत डॉक्टर बॉनिगेसन ने रिपोर्टरी ऑफ द एंटीसोरिक रेमेडीज में किया था और वहाँ पर उन्होंने 5 ग्रेड में दवा को बांटा, 5 ग्रेड में, ठीक है ना, उन्होंने 5 ग्रेड में दवा को बांटा। सबसे पहला ग्रेड कहा कि वैसा दवा है जो कि वो जो कि ड्रग प्रूविंग में कई ज़्यादा से ज़्यादा प्रूवर में पाया गया और ज़्यादा से ज़्यादा रोगियों में भी वह काम में आया और इसे एक डॉक्टर नहीं कई डॉक्टर ने उसकी मान्यता दी। जब सभी लोगों ने मान्यता दी तो उसको हम लोग फर्स्ट ग्रेड सिम्टम्स मानते हैं, ठीक है ना। वैसा होता ही है, वह दवा देने के बाद में वह लक्षण गायब होता है या वह लक्षण पैदा हो जाता है, यह होता ही है, कंफर्म हो गया, है ना। तो इसको ग्रेड 1 है और इसको लोगों ने 5 नंबर देते हैं, यानी 5, क्योंकि 5 ग्रेडिंग में है तो इसको 5 से नंबर 5 मार्क देते हैं। उसके बाद आता है सेकेंड ग्रेड। सेकेंड ग्रेड में सभी लोगों ने कंफर्म नहीं किया, कुछ लोगों ने किया लेकिन मैक्सिमम लोगों ने किया। यहाँ पर कुछ डाउट्स रह गया, कुछ माने भीतर में आशंका रह गया, तो इसको सेकेंड ग्रेड में रखते हैं और इसको हम लोग 4 मार्क्स देते हैं। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो कि प्रूविंग में आपने देखा और क्लिनिक में नहीं दिखलाई पड़ रहा है ना, या क्लिनिक में देखा गया था और वह प्रूविंग में नहीं दिखलाई पड़ रहा है। तो ये आपको 3rd ग्रेड के सिम्टम्स आते हैं, है ना। ये आधे अधूरे हैं, सत्यापित नहीं है, पूरी तरह से वेरीफाइड नहीं है, तो इसको 3 ग्रेड में किया गया। चौथा ग्रेड जो किया गया वह था
बहुत ही कम लोगों में देखा गया और बहुत कम प्रूफर में आया, लेकिन आया है ना, आया लेकिन बहुत कम प्रूफर में आया। तो उसके कारण कुछ होते हैं, इसीलिए उसको डाउटफुल मेडिसिन के रूप में उसको 2 मार्क्स दिया गया। और एक 5वां को रखा जो कि बहुत ही रेयरली, बहुत ही कम रोगियों में दिखलाई पड़ा, ठीक है ना, जो कि बहुत ही कम रोगियों में दिखलाई पड़ा, उसको हम लोग ने 5 ग्रेडिंग, उसको 1 नंबर हम लोगों ने दिया, है ना। तो इस तरह से जब आप दवा का रिपोर्टरी में चुनाव करेंगे, दवा का जो चुनाव करेंगे रिपोर्टरी में, तो उस समय में दवा चुनाव करते समय में जब आप कैलकुलेशन मेथड अप्लाई कीजिएगा तो 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, ये मार्क्स का प्रोविजन किया गया। ये बॉर्निंग एसेंस ने किया और इसको डॉक्टर बोगर ने भी अपने साथ में इसको अपने रिपोर्टरी में रखा। बाद में केंट ने, बाद में डॉक्टर केंट इसको ग्रेडिंग को केवल 3 भाग में बांट दिया। ये 5 को ला करके इन्होंने 3 रखा। पहला और दूसरा, मैंने जिसको 5 नंबर दिए थे और 4 नंबर दिए थे, उसको ग्रेड 1 में रखा, क्योंकि डॉक्टर केंट के समय तक और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी आ गई थी, ठीक है ना, पॉपुलैरिटी, उसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया था। तो इस तरह से इसके पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा हो गए थे और इस तरह से लोग इसका कहा कि ये 5 में करने का जरूरत नहीं है, यह केवल हम लोगों को दोनों को 1 मिला देना है। उसके बाद भी कुछ लक्षण ऐसे हुए जो कि आपको इस समय तक भी बहुत सारे लोग को बहुत सारा क्लिनिकल नहीं दिखलाई पड़ रहा था, तो उसको 2nd ग्रेड में रखा गया, यानी कि उसको 2 मार्क्स दिया गया। पहला ग्रेड को 3 मार्क्स दिया गया, 2 मार्क्स दिया गया, और जो 1 और 2 थे उसको मिला करके उन्होंने 1 ग्रेड कर दिया और उसको केवल 1 मार्क दिया। तो इस तरह से आप देखते हैं 5 ग्रेडिंग किया गया था, उसके बाद में 3 ग्रेडिंग किया गया, और आज के समय में हम लोग बेसिकली केंट के ग्रेडिंग को ही फॉलो कर रहे हैं, लक्षण केंट के ग्रेडिंग को ही फॉलो कर रहे हैं, उसी को हम लोग मान करके चल रहे हैं। इधर के हाल के कुछ रिपोर्टरीज में, कुंजले का रिपोर्टरी और सिंथेसिस बार्थल एंड कुलेनकर का रिपोर्टरी में आप फिर देखिएगा कि 4 ग्रेड आ गया, 4 ग्रेड। कुंजले के रिपोर्टरी में, कुंजले ने केंट के रिपोर्टरी को रिवाइज किया था और बार्थल ने आपको 3 वॉल्यूम में एक सिंथेटिक रिपोर्टरी बनाया, वहां पर है, और बाद में सिंथेसिस रिपोर्टरी आया, उसमें भी 4 ग्रेडिंग आप दवा देखते हैं। ये चौथा फिर आने का कारण क्या बना, है ना, चौथा तो कहा कि 3 तो वो ठीक है, वो आपको हिस्टोरिकली वो सही है, लेकिन चौथा है मेरा पर्सनल, यानी कि चौथा जो मार्किंग किया गया है उसको रेड लेटर्स में उन्होंने रखा है, वह उनका पर्सनल है। कुंजले ने कहा कि मैंने इसको व्यक्तिगत रूप से इसका इस्तेमाल किया, है ना, जैसे आप भी क्लिनिक में जाएंगे तो कोई लक्षण आपने यूज करेंगे और उसको ये होगा तो वो आपका व्यक्तिगत अनुभव होगा। तो चौथा ग्रेडिंग का उन्होंने व्यक्तिगत अनुभव में रखा और वो उसको 4 मार्क्स देने लगे, ठीक है ना। इसको कुंजले ने भी किया और आपको इधर फ्रेडरिक स्ट्राइन्स ने भी किया, अभी ये तत्काल ये नया परंपरा चल पड़ा। तो छात्रों, आज हम लोगों ने ये देखा कि हिस्टोरिकली 5 ग्रेडिंग से दवा का लक्षण दवा के लक्षणों का क्लासिफिकेशन किया गया था, उसके इंटेंसिव, उसके मान्यता के हिसाब से। उसके बाद में उसे 3 ग्रेडिंग में लाया गया और अभी 4 ग्रेडिंग को फॉलो किया गया। ये इतने सारे कहानी होने के बाद में ये एक बात उभर करके आता है, डॉक्टर केंट की रिपोर्टरी लिखे हुए और हम लोग को व्यवहार में लाते हुए आज 1 शताब्दी बीत गया, 1 युग बीत गया, लेकिन जो दवा जिस ग्रेड में है उसी ग्रेड में आज भी इस्तेमाल किया जाता है। जो दवा जिस ग्रेड में है उसको आज भी इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब लोगों ने लगाया क्या उसके बाद में कोई विकास नहीं हुआ?
हजारों हजार लाखों चिकित्सक उसको दवा का इस्तेमाल किए हैं। डिजायर फॉर सीट्स, उसमें केंट ने लाइकोपोडियम को बोल्ड लेटर में रखा, माने कि 3 नंबर वाला में, और सल्फर को 1 नंबर वाला में रखा। नाइट्रिक एसिड को 3 नंबर वाला में रखा, बाकी को कई एक दवा को 1 नंबर में, 1 नंबर में रखा, कुछ को 2 नंबर। और आज भी जब हम लोग रिपोर्टराइज करते हैं केंट के मेथड से, तो वही 3, 2, 1 का जो दवा उस समय में किया गया था। तो एक सवाल जिसके जिस बुनियाद पर इसका ग्रेडिंग किया गया था, वो बुनियाद यहाँ पर ढहता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। यानी कि लग रहा है उस पर डाउटफुल हो रहा है कि क्या अब आज होम्योपैथी में काम होना बंद हो गया या उसके लिटरेचर को डेवलपमेंट नहीं किया गया। तो इसको लेकर के हाल में और कुछ सालों से सारे दुनिया में एक ग्रेडिंग को अध्ययन करने के लिए एक नई परंपरा का इजाद किया गया, प्रैक्टिस किया जा रहा है, और उसको कहा जाता है लाइक्लीहुड रेशियो। छात्रों, लाइक्लीहुड रेशियो यह एक नया मोड़ है जहां की ग्रेडिंग को हम लोग साइंटिफिकली प्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं। और भारतवर्ष में खास करके केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के द्वारा लाइक्लीहुड रेशियो पर भी काम करने का प्रयास किया जा रहा है। और अन्य देशों में तो किया ही जा रहा है, लेकिन हमारे अपने देश में लाइक्लीहुड रेशियो पर, दवा के मान्यताओं पर, उसके यूजफुलनेस पर कि वह कितना सही है, इस बात को हमें होगा। क्योंकि एक सवाल जो कि दवा के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, वह रहता है कि हमारा दवा जो है सो काम करेगा कि नहीं करेगा। आप काफ़ी मेहनत से दवा का चुनाव करते हैं, आप काफ़ी केस टेकिंग करके समय बिताते हैं, टोटलिटी बनाते हैं, दवा सिलेक्ट होकर के आता है, और दवा उन लक्षणों पर ग्रेड होकर के आया है जिस पर कि आपने रिपोर्टरी में देखा है, और उसके बाद में आपको काम नहीं करता है तो आपको निराशा होती है और आप सोचते हो क्या, तब आप सोचते हो कि नहीं, चलो वो 1 नंबर वाला दवाई को हम लोग नहीं सिलेक्ट करेंगे, 2 नंबर वाले को नहीं करेंगे, जो ब्लैक लेटर में लिखा हुआ है जिसको 3 नंबर दिया हुआ है उसी को सिलेक्ट करेंगे। तो बाकी दवा को क्यों रखा जाए वहां पर? सवाल उठता है ना कि बाकी दवा जब हमको खाली तो ब्लैक लेटर को यूज करना है तो ये इटैलिक्स लेटर को हटा दो और रोमन लेटर को हटा दो, है ना। इनको जो ब्लैक लेटर को 3 नंबर वाले को ब्लैक लेटर कहते हैं, इटैलिक्स 2 नंबर वाले को थोड़ा सा तिरछा लिखा जाता है जिसको कि इटैलिक्स लेटर कहते हैं, और प्लेन नंबर जिसको रोमन में लिखा जाता है उसे हम लोग 1 नंबर वाला कहते हैं, माने सबसे 3rd ग्रेड का सिम्टम्स है। तो यह सवाल जब आया कि जब 1 ग्रेड के ही लक्षण को, 1st ग्रेड को ही यूज करना है तो 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड का क्या महत्व है, ठीक है ना। तो इसको सत्यापित करने के लिए क्या वास्तव में सल्फर जो है आज भी उसके अंदर में स्विच डिजायर का रोगियों में, क्योंकि हम लोग जब रिपोर्टराइज करते हैं और लक्षणों के साथ में सल्फर भी आ जाता है और सल्फर में भी मीठा खाने की इच्छा है, उसके आधार पर दवा काम करता है, तो उस लक्षण के रखने से रोगी के अंदर में बदलाव आया तो यह एक सूचना मिलता है कि हाँ सल्फर भी काम करता है। तो लाइक्लीहुड रेशियो है उस दवाओं का वेरिफिकेशन या उसका अपग्रेडेशन करने के लिए, दवाओं का अपग्रेड करने के लिए किस परिस्थिति में कौन सा दवा और लक्षण जो है सो किस दवा का कौन सा लक्षण जो है सो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। किस परिस्थिति में, परिस्थिति क्या है? आपके रोगी का बनावट, रोगी का कॉन्स्टिट्यूशन, क्रॉनिसिटी डिजीज का, है ना, आपका एक्यूटनेस डिजीज का, रोगी का मेंटली साइकोलॉजी, है ना, रोगी का साइकोलॉजी, और रोगी के तीव्रता, ये इंटेंसिटी, ये सारे चीज को नापने के लिए मेजरमेंट करने का व्यवस्था किया जा रहा है, और उसको लाइक्लीहुड रेशियो कहते हैं, LR रेशियो।
लाइकलीहुड रेशियो, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे होम्योपैथी में, जिसको कि हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रूव्ड सिम्टम्स वह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ करता है। क्लिनिकल सिम्टम्स से ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन लक्षण है? प्रूव्ड सिम्टम। क्यों? कि वह स्वस्थ शरीर में उत्पन्न हुआ, और क्लिनिकल सिम्टम्स क्लिनिक में उत्पन्न हुआ, यानी कि किसी खास परिस्थिति में हुआ, और यहाँ तो कोई परिस्थिति नहीं है, इसीलिए प्रूव्ड सिम्टम्स को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स माना जाता है, और क्लिनिकल सिम्टम्स को उससे कम ग्रेडिंग दी जाती है। उसके बाद में मेंटल सिम्टम्स जो होते हैं मेंटल डिजीज में, और मेंटल स्थिति जो है सो वह चेंजेबल भी बहुत ज़्यादा होता है। फिजिकल सिम्टम्स को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि फिजिकल चेंजेबिलिटी स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, जड़ की बात होती है, और मन चंचल बात होता है। किस समय में गुस्सा आएगा, किस समय में गुस्सा नहीं आएगा, ये बड़ा कहना मुश्किल होता है। इसीलिए इसके ग्रेडिंग को भी एक शंका का बात विषय हम लोगों के सामने में है। तो छात्रों, आज हम लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात को हम लोगों ने अध्ययन किया है कि सिम्टम्स का ग्रेडिंग किस तरह से करना है, क्योंकि ग्रेडिंग किए बिना आप दवा के टोटलिटी का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। टोटलिटी का सही ढंग से इस्तेमाल करना हम लोगों के लिए आवश्यक है। एक बात और है, यह ग्रेडिंग ऑफ सिम्टम्स आपको इस बात के लिए भी जागरूक करता है, आपको इस बात के लिए भी एहसास दिलाता है। अगर कि कोई आपने टोटलिटी में 5 या 6 या 8 लक्षण लिया या 10 लक्षण लिया, तो उस लक्षण में अगर ऐसा लक्षण आपने लिया जिसका कि लो ग्रेड वाला है, वह उसके अंदर में अगर वह आ जाता है तो वह उसको एक इम्पॉर्टेंट लक्षण माना जाता है। आ जाता है इसका मतलब कि वह वहाँ पर हो सकता है पॉसिबिलिटीज, है ना, पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग द सिम्टम्स जो कि कम ग्रेडिंग वाला है। आपके अधिकांश टोटलिटी, मान लीजिए कि आपने 1 नंबर के 8 लक्षण लिए, मान जिसको 1 मार्क दिया जाता है उसके 8 लक्षण आए, तो सारे लक्षण तो आपको दिखला रहा है रोगी के 1 ग्रेड वाले को। तो यह 1 ग्रेड वाला लक्षण कई एक साथ एक बार में आ रहा है, तो यह आपका 1 नंबर का हो जाता है। अब आइए डॉक्टर जुगल किशोर की मैं चर्चा करना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं डॉक्टर जुगल किशोर हमारे भारतवर्ष के रहे, और उन्होंने कार्ड रिपोर्टरी का बहुत बृहद कार्ड रिपोर्टरी का रचना किया था, जिसको कि हम लोग किशोर कार्ड रिपोर्टरी कहते हैं। इस कार्ड रिपोर्टरी को बनाते समय में उन्होंने ग्रेडिंग की बात ही खत्म कर दी। बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे डॉक्टर जुगल किशोर, काफ़ी अनुभवी व्यक्ति थे, और उन्होंने ग्रेडिंग के काम को कम्प्लीटली हटा दिया आपके कार्ड से रिपोर्टराइज करने के लिए। उनके पास में एक ही बात था, दवा का लक्षण का रोगी में वर्तमान होना सबसे महत्वपूर्ण है। वह लक्षण है तो है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। दवा का उस लक्षण का रोगी में प्रेजेंट होना एक इम्पॉर्टेंट घटना है, उसको हम लोग ग्रेडिंग से न तौले। डॉक्टर जुगल किशोर ने कहा उसको ग्रेडिंग से न तौले, वह है तो है। और इस तरह से अगर आपके पास में 8 लक्षण या 10 लक्षण सभी 1 ग्रेड के आते हैं, 1 नंबर के आते हैं, 3 ग्रेड के कोई लक्षण नहीं आते हैं, फिर भी यह 8-9 लक्षण मिलकर के एक महत्वपूर्ण ग्रेड का स्थान ले लेता है। और उसको इसीलिए उन्होंने अपने कार्ड रिपोर्टरी में ग्रेडिंग सिस्टम को हटा दिया और सभी दवा को 1 ग्रेड में कर दिया। सभी का नंबर 1 हो गया। अब आपको जोड़ घटाव करने का जरूरत नहीं है, 2-3 2-3 1 2-3 1 2-3 करके जोड़ना नहीं है। अब सबको उन्होंने एक ही ग्रेडिंग किया। दवा का प्रेजेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनिस्पत की दवा के नंबर आने से, उसका मार्क्स मिलने से, ठीक है ना। मार्क्स मिलना दो होता है। जब हम लोग रिपोर्टराइज करते हैं तो कुछ लोग ये खोजने का कोशिश करते हैं किस दवा को कितना नंबर मिला, कितना मार्क्स मिला, है ना, और किस दवा को कम मिला। तो ये जब होता है तो जो मार्क्स वाली बात है वह ग्रेडिंग के आधार पर है।
अगर आप मास की बात नहीं करेंगे तो कौन सा दवा कितना लक्षण को कवर किया। सपोज मान लीजिए कोई रोगी है जो कि आपने 8 लक्षण लिया, 8 लक्षण में वह 4 लक्षण को कवर करता है, बाकी 4 लक्षण में वह दवा नहीं है, लेकिन उसके नंबर 3 के हिसाब से 4 4 12 4 8 4 12 मार्क्स आ जाता है। और दूसरा दवा जो कि एक लक्षण करके है, एक मार्क्स करके है 8, तो उसको टोटल मार्क्स कितना आया, उसको तो केवल आपको 8 मार्क्स आया और इसके नंबर बहुत काफी बढ़ गए। तो आप कहोगे कि बिना जब कवर नहीं भी कर रहा है, लक्षण नहीं भी है, तो भी वह काम कर रहा है। तो ये हमारे टोटलिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट को हम लोगों को खत्म कर देता है। और डॉक्टर हैनीमैन के इस मान्यता को कि सम टोटल ऑफ द सिम्टम्स इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्वालिटेटिव टोटल ऑफ द सिम्टम्स इज मोर इम्पॉर्टेंट, उसको नकारता है ना। कहा कि पेशेंट का लक्षण होना ही सही है। तो वह ये 2 चीज को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम लोग दवा का इस्तेमाल करते हैं और दवा का सिलेक्शन करते हैं। तो यह एक प्रोसीड्योर है जो कि आपको इस बात को याद रखने के लिए है। मैं इन सब बातों की चर्चा कर रहा हूं क्योंकि आपके रिपर्टोरियल प्रैक्टिस में ये सारी बातें आएंगी और समाज में हमारे चिकित्सकों के बीच में मतभेद काफी है। मतभेद इस बात का है कि कोई लोग ग्रेडिंग को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, कोई लोग संख्या को मदद दे रहे हैं, लक्षणों की संख्या को मदद दे रहे हैं। लेकिन छात्र आप लोगों के लिए जो सबसे सही बात होगा, जो हैनीमैन की बात होगी, लक्षणों का महत्व ज्यादा है बनिस्बत की लोगों की मान्यता, है ना। क्योंकि आप सामने में, रोगी के सामने में आप बैठे हैं, आप उस रोगी के लक्षण को देख रहे हैं, इसीलिए लक्षण का होना ही ज्यादा, उसका प्रेजेंस होना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि उसके इंटेंसिटी पर। इंटेंसिटी के आधार पर अगर आप किसी दूसरे डॉक्टर से अपने रोगी के विषय में पूछिएगा तो और लक्षण बताइएगा कि ये लक्षण लिया, अगर वह ग्रेडिंग के दिमाग से बोलेगा तो बोलेगा कि इसको तो लाइकोपोडियम दे देना चाहिए। लेकिन आपका जो टोटलिटी लक्षणों के हिसाब से आ रहा है वह किसी दूसरी दवाई के आ रहा है ना। वह सल्फर का आ रहा है या बेलाडोना का आ रहा है, किसी दूसरी दवाई का आ रहा है। तो आप उसकी बात मानोगे कि अपनी बात मानोगे? सवाल तो ये उठता है ना, क्योंकि वह ग्रेडिंग के हिसाब से उसका पर्सनल अनुभव है, उस पर देखा, तो उसका पर्सनल अनुभव में वही रोगी रहा जिस रोगी को उसने देखा था, और आपके पर्सनल अनुभव में आप वही रोगी देख रहे हैं जो आप देख रहे हैं। तो आपका देखना और उनके देखने में फर्क होता है, ठीक है ना। हमारा देखना, सामने का जो नजरिया है, दूसरा कोई नहीं देखता है ना। इसीलिए कंसल्टेशंस में यह बात बड़ा ज्यादा मायने रखता है। और कोई भी आपको अच्छा सलाहकार होगा, कहेगा, आप उससे लक्षण को दे करके उसे पूछिएगा, सर इसको कौन सी दवा देनी चाहिए, तो वह जरूर आपको यह बताने का प्रयास करेगा कि देखो ये ऐसा मेरा मानना है कि ये हो सकता है, लेकिन तुम चूंकि वहां पर सामने में बैठे हो, तुम उससे ज्यादा बेटर जजमेंट दे सकते हो कि वह तुम्हारे लिए कौन सा लक्षण महत्वपूर्ण है। क्योंकि लक्षण का प्रेजेंटेशन जो है सो बहुत सारे बातों पर निर्भर करता है ना। पेन की इंटेंसिटी बेलाडोना में लिखा हुआ है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन वह बहुत ज्यादा है, और वह लक्षण अगर उस दूसरे रोगी में है, उसमें उतनी वह नहीं है, तो क्या आप बेलाडोना नहीं दोगे? ठीक है ना। तो ये सबको हम लोगों को सोचना हम लोगों के लिए आवश्यक है, और हम लोग इसको दिमाग में रख करके हम लोग इस दवा का ग्रेडिंग और सिम्टम्स का ग्रेडिंग करते रहना चाहिए। तो सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, परिस्थिति और आपका प्रेजेंस ऑफ द माइंड, यह इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है आपके दवा का चुनाव करने के लिए। तो छात्रों, हम लोगों ने आज के क्लास में जो ग्रेडिंग के विषय में जानने का प्रयास किया है, यह ग्रेडिंग सभी लक्षणों पर ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात, मैं आज इस ग्रेडिंग के साथ में यह भी बताना चाहूँगा, जो जनरल सिम्टम्स के जो ग्रेडिंग होते हैं और पर्टिकुलर सिम्टम्स के जो ग्रेडिंग होते हैं,
कल हम लोगों ने देखा था जनरल सिम्टम्स और पर्टिकुलर सिम्टम्स। तो जनरल सिम्टम्स के ग्रेडिंग में हम लोग क्योंकि वह कई एक जगह का अनुभव बताता है, एक ही शरीर के अंदर में कई एक जगह का अनुभव को ही जनरल सिम्टम्स बोला जाता है। इसीलिए जनरल सिम्टम्स का ग्रेडिंग हमेशा 1 नंबर पर होता है, माने सबसे टॉप होता है। अगर जनरल सिम्टम्स में आप देख रहे हो तो उसे हम लोग सबसे टॉप देंगे, चाहे वो आपके रिपोर्टरी में 1 मार्क्स वाला ही क्यों ना रखा हो, ठीक है ना, आपके रिपोर्टरी में 1 संख्या का ही रखा हो, लेकिन अगर जनरल सिम्टम्स के रूप में वह दिखलाई पड़ रहा है तो वह आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और उसके बजाय बनिस्पत की पर्टिकुलर सिम्टम्स में, अगर खाली पैर का दर्द है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में वह दर्द है, उस मॉडलिटीज के साथ में, सेंसेशन के साथ में, और सभी जगह पर नहीं है, और अगर आपके रिपोर्टरी में वह जो है सो 1 ग्रेड में है तो आप उसको नकार भी सकते हो, उसको छोड़ सकते हो, है ना। उसके जगह पर अगर वह कोई रिपोर्टरी में आपका बहुत ही बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, यानी कि 3 मार्क्स लिखा हुआ है, तो उसका महत्व बढ़ जाता है ना। लेडम पॉल का सिम्टम्स आपको जब पेन में, खास करके पैरों के दर्द में वह लिखा हुआ है, उसमें पेन में, एक्सट्रीमिटीज के पेन में कोल्ड से अम्यूलरेट होता है, ठंडा से आराम होता है, पल्सेटला का ठंडा से आराम होता है ना। और खास करके खाली वहीं पर लिखा हुआ है, बड़ा बोल्ड में लिखा हुआ है, वह खाली पैर के दर्द में ठंडा से आराम होता है। यह एक वहाँ पर पर्टिकुलर सिम्टम्स में अगर वह बोल्ड लेटर्स वाला है तो वह महत्वपूर्ण होता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी एक्यूट सिम्टम्स जब आपके आते हैं, एक्यूट सिम्टम्स आते हैं तो उस समय में आपको देखना पड़ता चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कि वह एक्यूट सिम्टम्स जो है उसके समय में उस पर्टिकुलर सिम्टम्स में उसका ग्रेडिंग क्या है। तो हम लोग तो पूरी तरह से उसको नकार भी नहीं रहे हैं और पूरी तरह से एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। दोनों बात हम लोग को साथ दिमाग में रखना होगा। दिमाग खुला रखना जरूरी है, दिमाग को खुला रखना जरूरी है, कब इस्तेमाल करेंगे कब नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। पर्टिकुलर सिम्टम्स में, एक्यूट केसेस में ग्रेडिंग का इम्पोर्टेंस हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि हमें उस समय में इमरजेंसी को हैंडल करना है, इमरजेंसी को हैंडल करना है। इसी आधार पर, इस ग्रेडिंग के आधार पर ही जीनस एपिडेमिकस भी काम करता है। जीनस एपिडेमिकस की बात आप लोगों ने सुना होगा। कहा जाता है जैसे अभी महामारी का समय है तो एक ऐसी दवा जो सभी रोगी में बचाव के लिए भी इस्तेमाल किया जा सके और उस समय में बीमारी के लिए भी काम किया जा सके, जैसे कि भारत सरकार ने अपने आयुष मंत्रालय ने और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी ने अभी वर्तमान कोविड-19 में आर्सेनिक एल्ब को कहा कि यह जीनस एपिडेमिकस के रूप में आप इसको धड़ल्ले से दे रहे हैं, आंख मूंद करके दे रहे हैं। तो इमरजेंसी के समय में जब दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसे हम लोग यहाँ पर ग्रेडिंग की बात नहीं कि इसको हाईएस्ट ग्रेड में मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह अभी के जो वर्तमान सिचुएशन है उसमें इसकी मान्यता है। हाँ, इसके आधार पर जब रोगियों इसका जब हम लोग एनालिसिस करेंगे, आपके कॉलेज में सभी जगह पर लोग दवा बांट रहे हैं, दवा रोगियों का देख रहे हैं अनुभव और उसको रिकॉर्ड करते जा रहे हैं कि कितने को फायदा हुआ कितने को नहीं हुआ। तो बाद वाले समय में हम लोग ये देखते हैं कि आपको यह वास्तव में इसका ग्रेड को बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाए। ये लाइक्लीहुड रेशियो वाले लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये लाइक्लीहुड रेशियो वाले काम कर रहे हैं। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट विषय है हम लोगों के लिए। ये आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट विषय है कि हम ग्रेडिंग का कब इस्तेमाल करें और ग्रेडिंग का कब इस्तेमाल ना करें। तो मैंने छात्रों आपको बताया कि ग्रेडिंग का इस्तेमाल जनरल सिम्टम्स में सबसे, चाहे कोई भी ग्रेड में हो, वह सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। पर्टिकुलर सिम्टम्स में हाईएस्ट ग्रेड वाले लक्षण जो हैं सो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। पैथोलॉजिकल कंडीशंस में अगर टोटलिटी मैच करता है तो वहाँ पर आपको लो ग्रेड के सिम्टम्स भी आपको इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप समय और परिस्थिति के हिसाब से ग्रेडिंग का इस्तेमाल कीजिए। कोई एक फिक्स्ड साइकोलॉजी या फिक्स्ड मेंटलिटी को लेकर के ग्रेडिंग के विषय में कभी भी मत सोचिए। और हमेशा जब ग्रेडिंग को सोचना है, देखना है और कभी आपको कंफ्यूजन हो किसी दवा के विषय में तो मैट्रिया मेडिका को कंसल्ट कीजिए। और मैट्रिया मेडिका का वो की नोट मत देखिए
पतली किताबें मत देखिए, कुछ ऐसा ऑथेंटिक सोर्स बुक पर जाइए और उस दवा को अध्ययन करके एक जो जिस तरह से उसका क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग दिया हुआ है उसको देखने का कोशिश कीजिएगा, तो आपको उस दवा का सही परिचय मिल सकता है। इसलिए मैट्रिया मेडिका पढ़ने की आदत आपको इस बात को एहसास कराएगा, दवा के ग्रेडिंग का इम्पोर्टेंस का भी बात दिमाग में आता जाएगा, आप दवा के महत्व को भी समझते जाएंगे और दवा का यूटिलिटी, क्लिनिकल यूटिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी, है ना। क्लिनिकल सिम्टम्स उसी को कहते हैं जिसका कि ग्रेडिंग जो है, जिसका कि टोटलिटी सबसे ज़्यादा होता है ना, जिसका टोटलिटी सबसे ज़्यादा होता है। क्लिनिकल सिम्टम्स मतलब जिसका कि आप क्लिनिकली अप्लाई करने जा रहे हैं, जिसका आप व्यवहार करने चले जा रहे हैं, टोटलिटी से आया हुआ लक्षण आपका क्लिनिकल सिम्टम्स बन जाता है और यह आपके लिए एक उपयोगी अवसर हो जाता है। इस बात को हम लोगों को देखना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात मैं और बताना चाहूँगा, सिम्टम्स के कितना देरी में बदलाव होता है। एक रोगी में सिम्टम्स पैदा हुआ तो एक सवाल उठता है कितना देरी के बाद में पैदा हुआ, और दूसरा सवाल उठता है कितना देरी के बाद में उसका बदलाव हुआ, माने कम हुआ या चेंज हुआ। तो एक होता है सडन बढ़ता है और धीरे धीरे जाता है, और एक होता है धीरे धीरे बढ़ता है और अचानक चला जाता है। तो आप दवा देने के बाद में आप उम्मीद करते हैं कि दवा कितना देरी के बाद में काम करेगा, है ना। तो यह आपका इस समय में आप सोचते हो कि दवा का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है, माने कितने देरी किसी दवा को काम करने के लिए समय देना चाहिए। कुछ लोगों ने इसका अनुभव किया है और अपने अपने किताबों में किसी दवा को 10 दिन, किसी दवा को 20 दिन, किसी दवा को 30 दिन जैसा दिन को उसमें निर्धारित कर दिया। छात्रों यहाँ पर सतर्क रहेंगे हम लोग, इस दवा का ड्यूरेशन को पर हमें सतर्कता होनी चाहिए, क्योंकि यह एकदम सही नहीं है। चाहे वह किसी ने भी लिखा हो, हमारे बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक ने लिखा हो, और लेकिन वह एकदम ही सही इसलिए नहीं है कि दवा का जो काम करने का जो सिलसिला है रोगी में, वह व्यक्तिगत रूप से अलग अलग है, रोगी के ऊपर में डिपेंड करता है, रोगी के सेंसिटिविटी पर डिपेंड करता है। एक हाईली सेंसिटिव पर्सन पर वह बहुत तेजी से एक्शन करता है। हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट्स आपने सुना होगा, है ना। हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट्स कोई भी दवाई दीजिए तो उस पर लक्षण पैदा हो जाता है, इडियोसिनक्रेसिस, है ना। इडियोसिनक्रेटिक वर्ड आपने सुना होगा, आपने पढ़ा है। तो इडियोसिनक्रेटिक पेशेंट्स में लक्षण, कोई भी लक्षण इमीडिएटली प्रोड्यूस हो जाता है। तो आप कहोगे कि ये हाई ग्रेड का सिम्टम्स है, पेशेंट ही इडियोसिनक्रेटिक है, ठीक है ना। पेशेंट रोगी इडियोसिनक्रेटिक है, उसमें कोई भी दवा दो, चाहे 1 नंबर का दवाई दो, चाहे 2 नंबर का दवाई दो या 3 नंबर का दवा दो, उसके लक्षण पैदा हो जाते हैं। वो हाइपर सेंसिटिव है, दवा के एक्शंस को, किसी भी प्रभाव को देखने के लिए तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। तो इस आधार पर भी हम लोग को ग्रेडिंग का दिमाग में रखना पड़ेगा, इस्तेमाल रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हम लोग ध्यान नहीं देते, हम लोग खाली किताब की बात पर ध्यान नहीं देना है, अपनी दिमाग भी लगाने की बात है ना, दिमाग लगाने की बात है। तो इडियोसिनक्रेटिक वर्ड कहाँ से आया, हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट कहाँ से आए, है कि नहीं। हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट भी है, कोई पेशेंट इतना ज़्यादा है कि थोड़ा सा बात से वो उसको इफेक्ट करता है ना। छोटे छोटे चीज़ से उनको प्रॉब्लम होने लगता है, थोड़ा सा आंधी आता है उससे बीमार हो जाता है, थोड़ा सा गर्मी होता है उससे बीमार होता है, कोई भी परिस्थिति उसको एकदम समरस चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को दिमाग में रखना होगा कि ग्रेडिंग जो है, सो ग्रेडिंग रोगी के वास्तविकता पर भी निर्भर करता है। ग्रेडिंग जो है सो रोगी के वास्तविक स्थिति पर, वास्तविक पैटर्न पर भी निर्भर करता है। तो छात्रों, बहुत सारे चीज को ध्यान में रखना है, तभी जाकर के आप दवा का सही लाभ उठा पाओगे, है ना। दवा का सही, आप अभी अध्ययन काल में हैं और अध्ययन काल में हम अपने दिमाग को कितना खुला रख करके सारी बातों को देखने समझने का कोशिश करते हैं, तो हम लोग लक्षणों के महत्व को काफ़ी
अच्छा से समझ पाते हैं और हम लोग दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के साथ में हम लोग सिम्टोमेटोलॉजी को हम लोगों ने बहुत ही डिटेल्स में देखने का कोशिश किया। मैं तो नहीं कहूँगा कि सिम्टोमेटोलॉजी मेरे इस 4 सेक्शन से ख़त्म हो जाएंगे, कई एक सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन आपके लिए मैं इस सिम्टोमेटोलॉजी चैप्टर को मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ इस लेक्चर के साथ में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सिम्टोमेटोलॉजी का मैंने आपको कुछ टॉर्च का काम किया हूँ, आपको लाइट देने का काम किया हूँ, जिससे कि आप इस विषय पर और चिंतन करें। चिंता मत कीजिएगा, चिंतन जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। इस विषय पर और चिंतन करें और सोचें और समझें, तो आप लक्षणों के अपने ऑब्जर्वेशंस कैपेसिटी को बढ़ा पाइएगा। केस टेकिंग के समय में एक ही बात काम करता है, आपका दृष्टि कितनी तेज है, कितना तेज दृष्टि रहती है, कितना तेज आप सुनते हो और कितना उस समय पर आप निकाल लेते हो। और लक्षण के महत्व को जो आप समझे रहोगे तो, और ग्रेडिंग को समझे रहोगे, इसके टाइप को समझे रहोगे, तो अचानक आपके केस टेकिंग में बदलाव आ जाएगा। क्योंकि केस टेकिंग ही एक ऐसा रास्ता है जिससे कि रोगी में प्रवेश करना है। और उस समय अगर आपको अपने हथियारों से, अपने औजार से, अपने टूल से आपको परिचय ना हो, तो फिर आपके पास में आपको जो लेना है वही नहीं जानते हो कि क्या लेना है कि नहीं, और किस तरह का लक्षण को कैसे लेना है, तो आपको केस टेकिंग आपका बर्बाद हो जाता है। तो केस टेकिंग को मदद करने के लिए सिम्टोमेटोलॉजी, इसलिए मैंने आपको सिम्टोमेटोलॉजी चैप्टर को मैंने डिटेल्स में पढ़ाने का कोशिश किया हूँ, जिससे कि आप इस विषय को अपने में आत्मसात करके अपना इसको ये करेंगे। तो मैं इसके साथ में आज का इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। अगले क्लास में मैं एक नए चैप्टर को लेकर के आपके सामने में आऊँगा। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबों को धन्यवाद देता हूँ।